हाय एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। तो भारत का इस 2020 वर्ल्ड कप का सफर जो है वो आज सेमीफाइनल में ही समाप्त हुआ। और इंग्लैंड की टीम ने भारत की टीम को जो है वो 10 विकेट से हराया। तो बहुत ही बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा आज भारत की टीम को, और बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली भारत की टीम ने आज। इस 2020 वर्ल्ड कप में देखें तो भारत की टीम ने ग्रुप ग्रुप स्टेज में 5 मैचेस खेले। तो उसमें पहला मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जीता, तो उसमें विराट कोहली की इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, और विराट कोहली ने जो है वो बहुत ही जबरदस्त इनिंग वहां पे खेली और टीम को मैच जितवाया। और उसी इनिंग की वजह से जो है वो भारत ने बहुत खुशी से दिवाली भी मनाई, क्योंकि विराट कोहली की वो इनिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसी इनिंग की वजह से भारत ने वो मैच जीता। तो वो भी मैच क्लोज हुआ और आखिरी बॉल पे जो है वो भारत ने वो मैच जीता। उसके बाद फिर नेक्स्ट मैच था वो नेदरलैंड्स की टीम के खिलाफ था, तो उसमें सूर्य कुमार यादव ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, और उनके खिलाफ तो मतलब जीत एक्सपेक्टेड ही थी, क्योंकि नेदरलैंड की टीम जो है वो एक नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन है और एक एसोसिएट टीम है वो, तो उनको हराना तो एक्सपेक्टेड ही था, और भारत ने उनको हराया, आसानी से हराया। फिर नेक्स्ट मैच जो था वो साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ था, और वहां पे साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत की टीम को हराया, और बल्लेबाजों को जो है वो फिर से बहुत ही जबरदस्त उन्होंने गेंदबाजी की पर्थ के पिच पे, और बल्लेबाजी शुरू से ही जो है वो एक्सपोज हुई, और उसके वजह से ज्यादा टोटल भी भारत की टीम बोर्ड पे नहीं लगा सकी, और फिर गेंदबाजों ने कोशिश की, लेकिन मैच तो भारत ने वो हारा है। फिर फोर्थ मैच जो था वो बांग्लादेश की टीम के खिलाफ था, वहां पे भी भारत की टीम जो है वो आखिरी बॉल पे जीती है, और वहां पे भी बांग्लादेश की टीम ने बहुत टफ फाइट दी। विराट कोहली ने वहां पे बहुत अच्छी इनिंग खेली, और वहां पे विराट कोहली ने जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच भी जीता। फिर जो फिफ्थ मैच था वो भी जीतना एक्सपेक्टेड था, जो कि जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ था, और वहां पे सूर्य कुमार यादव ने बहुत एक्सेप्शनल इनिंग खेली, और वहां पे उन्होंने वो मैच जितवाया। तो 5 मैचेस भारत की टीम ने खेले, जिसमें 2 ही मैचेस ऐसे थे जहां पे बड़े टीम्स के खिलाफ थे। तो एक जो था पाकिस्तान की टीम के खिलाफ था, वहां पे विराट कोहली की इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से भारत ने वो मैच जीता। और दूसरा मैच जो साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ था वो भारत की टीम नहीं जीत सकी। तो जो बाकी परफॉर्मेंस था भारत की टीम का, जो 4 मैचेस भारत की टीम ने जीते थे, तो उसमें बड़े टीम के खिलाफ सिर्फ एक ही मैच जीता था, और बाकी जो टोटल जो 4 मैचेस थे उसमें 2 मैचेस विराट कोहली ने जितवाए और 2 मैचेस सूर्य कुमार यादव ने जितवाए। तो एज ए टीम भारत की टीम ने परफॉर्म किया नहीं था ग्रुप स्टेज में, और ऑब्वियसली भारत की टीम ने बेहतरीन क्रिकेट नहीं खेली थी ग्रुप स्टेज में भी, और प्लानिंग की भी कमी दिख रही थी, कैप्टनसी में बहुत फ्लॉज दिख रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा जब से रेगुलर कप्तान बने उनकी बैटिंग भी बहुत डाउन हो गई, और उनके कप्तान के कैप्टनसी के स्किल्स भी बहुत डाउन हुए। उनके डिसीजन मेकिंग में जिस तरीके से स्मार्टनेस दिखती है इंडियन प्रीमियर लीग में, या जब वो कप्तान नहीं थे, जब विराट कोहली फुल टाइम कप्तान थे, तो वो जो है वो कभी कभी कप्तानी करते थे, जब विराट कोहली नहीं खेलते थे तब रोहित शर्मा कप्तानी करते थे। तो वहां पे रोहित शर्मा की कप्तानी में जो है वो बहुत जो है वो स्मार्टनेस दिखती थी, ब्रिलियंस दिखती थी, और एशिया कप 2018 में भी रोहित शर्मा ने कप्तानी की थी, और रोहित शर्मा ने वो एशिया कप भी जितवाया था भारत को। तो रोहित शर्मा एज अ कैप्टन जो है वो जब जब तक रेगुलर कैप्टन वो नहीं थे, तो वो बहुत अच्छी कप्तानी करते थे भारत के लिए भी। पर जब से वो रेगुलर कप्तान बने हैं, तो उन्होंने एक्स्ट्रा प्रेशर लिया है उनपे। बल्लेबाजी का जो है वो अप्रोच, उन्होंने खेलने का तरीका भी चेंज किया अपना, और वहां से उनको जो है वो सक्सेस नहीं मिली, बल्लेबाजी की भी परफॉर्मेंस उनकी बहुत डाउन हो गई एज एन ओपनर 2020 में। और फिर कैप्टनसी में भी बहुत ज्यादा फ्लॉज दिखने लगे, बहुत ज्यादा मतलब ब्लंडर कर रहे थे वो। एशिया कप 2022 के अंदर भी देखा कि वहां पे बहुत ज्यादा ब्लंडर्स उन्होंने किए थे कप्तानी। फिर उनके बाद जो है वो इस 2020 वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा जो है वो 50% भी नहीं थे एज अ कप्तान। उन्होंने बहुत ही ज्यादा गलतियां की थी बॉलिंग चेंजेस में, टीम सिलेक्शंस का कह सकते हो। 6 बॉलिंग ऑप्शंस थे उनके हाथ में, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत गलतियां की। टीम के साथ ऑब्वियसली परफॉर्मेंस एनालिस्ट तो मौजूद होंगे, और वो देख रहे होंगे ओपोनेंट टीम के भी जो है वो एनालिसिस कर रहे होंगे। लेकिन पूरे टूर्नामेंट में जो है वो मैचअप्स के अकॉर्डिंग भारत की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अपोनेंट टीम की जो स्ट्रेंथ है, अपोनेंट टीम की जो वीकनेस है, उनको देख के भारत की टीम ने जो है वो परफॉर्म नहीं किया। जो अपोनेंट टीम की जो वीकनेस का फायदा उठाना चाहिए था, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जो है वो देखने को नहीं मिला कि भारत की टीम ने जो है वो कहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ा हो, और एज अ कप्तान भी जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से कप्तानी रोहित शर्मा ने की हो, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। और आज भी बहुत ही बिलो एवरेज कप्तानी थी रोहित शर्मा की। और के राहुल टीम के वाइस कैप्टन है। के राहुल एज एन ओपनर खेलते हैं टीम में, लेकिन 2020 क्रिकेट में भारत के लिए इतने वर्स्ट ओपनर, जो इतने खराब ओपनर कभी भारत की टीम ने देखे नहीं है 2020 क्रिकेट में। के राहुल की परफॉर्मेंस बड़े टीम के अगेंस्ट मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में जीरो है। उन्होंने कभी बड़े टीम के अगेंस्ट जो है वो परफॉर्म नहीं किया, कभी नहीं किया उनके करियर में। अभी उन्होंने उनको डेब्यू करके जो है वो 7 साल हुए हैं, और 7 साल में उन्होंने कभी भी बड़े टीम के अगेंस्ट जो है वो बड़े टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज हो
या नॉकआउट गेम्स हो, कभी भी परफॉर्म नहीं किया उन्होंने। उनकी रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल ही जो है वो एक बॉलर जैसा रिकॉर्ड है उनका उनके अगेंस्ट। कभी भी कभी स्टार्ट नहीं दिया टीम को अच्छा। पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी दो ही बड़े मैच टीम ने खेलने थे। एक पाकिस्तान के खिलाफ था, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ था। वो दोनों मैचेस में केएल राहुल ने जो बिल्कुल ही खराब परफॉर्मेंस की, बिल्कुल ही खराब ओपनिंग की। रोहित शर्मा भी T20 क्रिकेट में कभी भी रोहित शर्मा ने बड़े मैचेस में बहुत जबरदस्त ओपनिंग नहीं की। 2007 का T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता, तो उसमें रोहित शर्मा नीचे बल्लेबाजी कर रहे थे और वहां तब रोहित शर्मा की शुरुआत थी करियर की। तो तब रोहित शर्मा ने उस T20 वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन एज अ लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वो खेले। लेकिन जब से रोहित शर्मा ने ओपनिंग की है और T20 क्रिकेट में ओपनिंग की है, तब से बड़े मैचेस में, बड़े टूर्नामेंट्स में, कोई भी मैच में रोहित शर्मा ने कोई इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं किया एज एन ओपनर। केएल राहुल का भी वही सीन है, जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता है इस T20 वर्ल्ड कप में, तो वो सिर्फ विराट कोहली की वजह से भारत की टीम ने जीता है। और उसी उनकी वजह से ही जो है भारत की टीम ने दो मैचेस जीते हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच, जो कि कह सकते हैं कि एक ऐसा मैच था जो कि भारत को जीतना ही था, तो उस मैच में भी विराट कोहली ने परफॉर्म किया है, तो वो मैच जीता है भारत ने। तो विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव सिर्फ दो प्लेयर्स की वजह से भारत की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। और उसके बाद देखोगे देखोगे तो फिर केएल राहुल के एज एन ओपनर बहुत ही उन्होंने डिसअपॉइंट किया। तो बट भारत की टीम ने जो बड़े बड़े ओपनर्स जो है वो दुनिया क्रिकेट को दिए हैं, और भारत की टीम से हमेशा ऐसे ओपनर्स भारत की टीम ने में खेले हैं जिनकी बड़े मैचेस में, बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। सचिन सचिन तेंदुलकर, उनकी देखो परफॉर्मेंस, उनके फिर वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, उनके पहले देखोगे तो सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, फिर उनके बाद देखोगे रोहित शर्मा की ओडीआई फॉर्मेट में बड़े टूर्नामेंट में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। शिखर धवन को तो मिस्टर आईसीसी कहते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत जबरदस्त है ओडीआई क्रिकेट में बड़े मैचेस में। लेकिन T20 क्रिकेट में भारत की टीम ने जो है वो रिसेंट टाइम्स में ओपनर्स ने बहुत डिसअपॉइंट किया भारत की टीम को। ओपनर्स ने परफॉर्म नहीं, कोई भी बड़े टूर्नामेंट में जो है वो ओपनर्स ने T20 के परफॉर्म नहीं किया। और ये रीजन है कि भारत की टीम बहुत अच्छी होने के बाद भी, दुनिया की नंबर 1 लीग है भारत की, इंडियन प्रीमियर लीग, और फिर रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, सबसे ज्यादा पैसा भारत के प्लेयर्स को मिलता है। लेकिन T20 क्रिकेट का जो फॉर्मूला है वो अब तक भारत की टीम को जो है वो अच्छे से उस फॉर्मूला को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है भारत की टीम। ओपनर, और T20 क्रिकेट में ओपनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ओपनर्स पे सबसे ज्यादा जो है वो उनको ज्यादा गेंदें खेलने को मिलती है, 120 गेंदें उनको खेलने को मिलती है। शुरू में फील्डर सर्कल के अंदर होते हैं, तो आपको ऐसे ओपनर्स चाहिए जो सर्कल का फायदा भी उठाए, एक तेज ओपनिंग दे, फियरलेस क्रिकेट खेले, जो कि इन दोनों ओपनर से कभी भी T20 क्रिकेट में देखने को नहीं मिली बड़े टूर्नामेंट्स में। डेटा ये दिखाता है कि भारत के ओपनर ने सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस किया है, और ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड था, क्योंकि भारत की टीम के ओपनर्स T20 के वर्स्ट परफॉर्मर रहे भारत के लिए पिछले कई समय से। और कोई भी बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने T20 क्रिकेट के जो है वो अच्छी ओपनिंग नहीं दी है भारत की टीम को। और पिछला T20 वर्ल्ड कप के बाद ही जो है वो चेंज होनी चाहिए थी ओपनिंग, बल्कि उसके बाद केएल राहुल को जो है वाइस कैप्टन बनाया है और रोहित शर्मा को कप्तान बनाया है। तो रोहित शर्मा की एज अ कैप्टन उनकी बैटिंग में बहुत ही ज्यादा डीप आई है, और उतना एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि रोहित शर्मा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और यही एक्सपेक्टेड था कि एज अ कप्तान जिस तरीके से T20 क्रिकेट में, इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने जिस तरीके से उनकी स्मार्टनेस दिखाई है, जिस तरीके से उन्होंने कैप्टनसी के स्किल्स दिखाए उनके, तो वही एक्सपेक्टेड था कि भारत के लिए भी वो T20 क्रिकेट में वही उसी तरीके से कप्तानी करे, उसी तरीके से वो बल्लेबाजी भी करे। और दूसरा केएल राहुल जो है वो भी सिर्फ अच्छे शॉट खेलने से या सिर्फ टैलेंट है कहने से जो है ना कोई बड़ा प्लेयर नहीं बनता। डेटा तो ये कहता है कि केएल राहुल से अच्छे ओपनर्स तो एसोसिएट टीम्स के पास है। उनके टीम के जो ओपनर्स है उन्होंने बेहतर ओपनिंग दी है केएल राहुल से बड़े टूर्नामेंट्स में। तो ना तो वो पिछला T20 वर्ल्ड कप में चले, ना तो वो इस T20 वर्ल्ड कप में चले। 250 जब उन्होंने स्कोर की थी वहां पे भी उनके कैच छूटे थे, वहां पे तो मतलब ऐसी, वो तो लोअर रैंक टीम थी, उनके अगेंस्ट उन्होंने 250 किए। पिछला मैच तो उसका तो कोई रिलेवेंस ही नहीं था क्वालिफिकेशन के लिहाज से। तो बड़े टीम्स के अगेंस्ट, टॉप रैंक टीम के अगेंस्ट कभी भी परफॉर्म ना करना, कभी भी मतलब ओकेजनली भी कभी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, तो ये बहुत ही भारत के टीम में तो मतलब उनकी जगह ही नहीं बनती है एज एन ओपनर T20 क्रिकेट में। और अब टेस्ट मैचेस में वो अच्छा कर रहे हैं एज एन ओपनर, वहां पे वो खेले। वनडे मैचेस में नंबर 4 नंबर 5 पे खेलते हैं वो अभी, तो वहां पे भी वो खेल सकते हैं। लेकिन T20 क्रिकेट में तो उनकी एज एन ओपनर जगह ही नहीं है, क्योंकि उनको वो अप्रोच, उनका वो खेलने का तरीका ही गलत है T20 क्रिकेट का। 2 ओवर्स उन्होंने मेडन खेले, पहले ओवर्स 2 मैचेस में, मतलब आप सोच सकते हो कि कितने डिफेंसिव ओपनर है वो। और उसके बाद उनमें वो स्किल्स ही नहीं है ओपनिंग के। T20 क्रिकेट में जो फियरलेस कैरेक्टर चाहिए होता है वही उनके पास नहीं है।
बड़े मैचेस में हमेशा उन्होंने चोक किया है, बड़े टीम्स के अगेंस्ट हमेशा उन्होंने चोक किया है। तो वो कैरेक्टर ही उनके पास नहीं है कि जो T20 क्रिकेट में चाहिए, जो फियरलेसनेस चाहिए उस अप्रोच के साथ, जिस तरीके से आज इंग्लैंड के ओपनर्स ने खेला है, तो वो चीज ही उनके पास नहीं है और अब तक दिखाई नहीं दी। उसके बाद तो हो सकता है वो परफॉर्म करे भी, लेकिन अब तक जो इतनी जो कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने जीरो परफॉर्मेंस किया है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? अभी दो जो ऐसे टूर्नामेंट थे जो कि भारत ने जीतने का बहुत चांस था भारत की टीम को, लेकिन ओपनिंग में उन्होंने स्टैंड ही नहीं अच्छा प्रोवाइड किया। तो पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी दोनों बड़े मैचेस में एक भी मैच में उन्होंने जो है वो परफॉर्म नहीं किया, और ओपनर्स ने दोनों मैचेस में ओपनर्स ने डिसअपॉइंट किया। और मैक्सिमम टाइम जो है ना T20 क्रिकेट में जब ओपनर्स परफॉर्म नहीं करते ना, दोनों ओपनर्स, तो मैक्सिमम टाइम जो है वो टीम हारती है वो मैचेस। तो पिछले मैच में भी, पिछले टूर्नामेंट में भी दो बड़े मैचेस थे, वहां पे दोनों ओपनर्स नहीं चले, कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद फिर इस T20 वर्ल्ड कप में तो कोई भी मैच में नहीं चले उस तरीके से। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की वजह से टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है। और बैटिंग में तो मतलब डेटा तो इतना कहता है कि एसोसिएट टीम्स के ओपनर्स है ना, वो भी इनसे बेहतर खेले। तो देखो किस तरीके से उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। आज के मैच में तो ना तो वो वहां के ओवल की जो पिच है ना, तो उस पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस होता है, वहां पे जो है वो कम बाउंस होता है एज कम्पेयर टू अदर ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। तो वहां पे केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुए आज, तो मतलब क्या कह सकते हैं उनको, क्योंकि वो खेल ही नहीं पा रहे T20 क्रिकेट में। और वाइस कैप्टनसी तो उन्होंने तो रिजाइन करना ही चाहिए, क्योंकि उनकी अभी जगह ही नहीं बन रही है। इतना टैलेंट है इंडियन क्रिकेट में, इतने सारे प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट में वेट कर रहे हैं, पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऐसे प्लेयर जो एज एन ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, फियरलेसली खेलते हैं, टेक्निकली बहुत, इनसे तो बहुत अच्छे हैं, इनसे तो मतलब फियरलेसनेस से वो खेल ही नहीं सकते केएल राहुल, तो उनसे तो वो बहुत ही बेहतर है ओपनर्स। तो उनको जगह नहीं मिल रहा। अगर वो उसी कैरेक्टर के साथ फियरलेस एटीट्यूड जो है वो उसके साथ ही जो बाकी जो ओपनर सारे खेलेंगे ना, तो वो इनसे तो बहुत ज्यादा बेहतर करेंगे, कई मैचेस जो है वो अपने आप से मतलब जितवाएंगे। तो ये बाकी जो ओपनर्स है इतनी टीम में जो है वो बैकअप है, ईशान किशन भी है उसमें, तो ये सारे जिस तरीके से फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको जगह नहीं मिल रही केएल राहुल की वजह से और रोहित शर्मा की वजह से। रोहित शर्मा तो अभी मोस्टली रिटायरमेंट ले लेंगे T20 से, क्योंकि अभी वो फिटनेस भी उनको वो इजाजत नहीं दे रही है कप्तानी करने की। फिटनेस लेवल भी उनके मतलब बहुत ही कम है, इंजर्ड भी बहुत रहते हैं वो। और एज अ कप्तान उनको गलत टाइम पे कप्तान जो है बनाया है, क्योंकि वो टाइम ऐसा है कि जहाँ पे उनका करियर में जो है वो ये अभी वो इस मुकाम पे है कि जहाँ पे उनको फॉर्मेट्स को भी प्रायोरिटाइज करना है, मैचेस को भी प्रायोरिटाइज करना है, वो सारे मैचेस नहीं खेल सकते। और फिटनेस भी उनकी विराट कोहली की तरह नहीं है, तो काफी टाइम से वो मतलब काफी टाइम तक इंजर्ड होते हैं। तो वहां पे रोहित शर्मा एज अ कप्तान चॉइस ही तब गलत थी, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। विराट कोहली ने जब रिजाइन किया T20 की कप्तानी से, तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। तो रोहित शर्मा ने कोई कप्तानसी जो है वो सौंपी गई है, और उसके बाद रोहित शर्मा ने बहुत डिसअपॉइंट किया एज अ कप्तान भी, एज अ बैट्समैन भी, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट उन्होंने किया है। और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत मतलब रोहित शर्मा तो दिखे ही नहीं पूरे वर्ल्ड कप में, वो रोहित शर्मा नहीं दिखे। नीदरलैंड्स की टीम के खिलाफ उन्होंने 50 किया, उसमें भी उनका बहुत आसानी से एक कैच छोड़ दिया था। और नीदरलैंड की टीम के खिलाफ एक्सपेक्ट नहीं करते सिर्फ नीदरलैंड की टीम के खिलाफ आप परफॉर्म करोगे रोहित शर्मा जैसे प्लेयर। उन्होंने बड़े मैच में परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन बड़े मैचेस में, बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़े मैचेस में, T20 क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। और केएल राहुल पे तो बहुत ज्यादा बात की, उन पे भी तो बात ही नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो अभी वाइस कैप्टनसी से तो रिजाइन ही करना चाहिए उन्होंने। और 2020 में तो उन्होंने जगह उनकी जो है वो खाली करनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट और वनडे में वो बहुत अच्छे प्लेयर है, अभी भी उनकी जो है बहुत जरूरत है। क्योंकि टेस्ट और वनडे खेलने का तरीका और T20 खेलने का तरीके में बहुत ज्यादा फर्क है, रूल्स में बहुत ज्यादा फर्क है। वो देखने में तो तीनों फॉर्मेट जो है वो क्रिकेट ही है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में जितना फर्क है उससे ज्यादा फर्क वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में है। तो वहां पे आपको एक स्पेशलिस्ट उस अप्रोच के साथ, उस इंटेंट के साथ खेलने वाले प्लेयर्स चाहिए। सिर्फ 120 बॉल है एक इनिंग के, वहां पे बहुत ज्यादा शुरू में प्रिकॉशियस होके नहीं चलेगा। जो गेंदे ओपनर ने वेस्ट की वो वेस्ट हुई है, वो फिर से वो गेंदे जो है वो फिर से नहीं मिलेगी बाकी के बल्लेबाजों को। आज पावर प्ले में कितने रन किए भारत की टीम ने? बहुत कम रन किए। उन्होंने तो पहले 4 ओवर्स में उतने रन किए, पहले 15 ओवर्स में 100 रन किए थे भारत की टीम ने सिर्फ, और उसमें ओपनर्स ने का जो इनकॉम्पिटेंट परफॉर्मेंस था वो बहुत जिम्मेदार था। 27 बॉल पे 27 रन किए रोहित शर्मा ने, 5 बॉल पे 5 रन किए केएल राहुल ने। तो 32 गेंदे वो खेलेंगे, उसमें रन बॉल स्कोर करेंगे, सर्कल के अंदर भी नया बॉल मिल रहा है, तो ऑन द खेलने का इतना अच्छा मौका है। तो उसके बाद जो है वो थोड़ी भी लय में नहीं थे दोनों ओपनर्स।
और ये बहुत बड़ा रीजन था भारत की टीम की जो है वो सेमीफाइनल से बाहर होने का, कि ओपनर्स ने परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं किया। और 2020 क्रिकेट में जो है ओपनर्स आपको फियरलेसली खेलना चाहिए उन्होंने क्रिकेट, तो वो दोनों ओपनर्स नहीं कर सके दोनों टूर्नामेंट्स में, पिछले तीनों टूर्नामेंट्स में कह सकते हैं। 2020 वर्ल्ड कप पिछला, फिर एशिया कप था इस साल का, फिर इस साल अभी का जो है 2020 वर्ल्ड कप, तो तीनों टूर्नामेंट्स में ओपनर्स ने कुछ भी नहीं किया। फिर नंबर 3 नंबर 4 तो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज है, और वो दोनों अभी मोस्टली वो उनके मैक्सिमम रन है इस टूर्नामेंट में। नंबर 1 पे विराट कोहली है, नंबर 2 पे अभी सूर्य कुमार यादव है, और मोस्टली इस 2020 वर्ल्ड कप में ये दोनों जो है वो लीडिंग रन स्कोरर ही रहेंगे। लेकिन टीम ही बाहर हो गई क्योंकि बाकी के बल्लेबाजों ने कुछ परफॉर्म नहीं किया। हार्दिक पांडे ने आज बहुत एक्सेलरेशन जबरदस्त किया, आखिरी 5 ओवर में उन्होंने उनकी वजह से 68 रन भारत ने स्कोर किए, लेकिन वो आखिरी 5 ओवर का स्कोर था। पहले 15 ओवर में जो 100 रन स्कोर किया, उसमें जो चांसेस गवाए रन स्कोर करने के, तो उसके वजह से वो 15 ओवर से फिर से वापस नहीं आने वाले हैं। तो भारत की टीम का टोटल जो 190-200 तक हो सकता था, वो सिर्फ 168 हुआ, और जो कि कंपैरेटिवली चेसेबल टोटल है इस पिच पे, क्योंकि यहाँ पे 270 डिग्री में बाउंड्रीज छोटी है, सिर्फ सामने वाली बाउंड्रीज, वो भी एक साइड से सामने वाली बाउंड्रीज बहुत बड़ी है, तो बाकी बाउंड्रीज 60-65 मीटर्स की बाउंड्रीज है, तो वो क्लियर करना बहुत आसान है बल्लेबाजों के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन था कि ओपनर्स का जो है वो ना परफॉर्म कर पाना, ओपनर्स ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, और वर्स्ट परफॉर्मेंस रही पूरे टूर्नामेंट में भारत के ओपनर्स की। तो ये बहुत बड़ा रीजन है भारत की टीम की जो है वो आज के मैच में हार का। और फिर देखोगे तो भारत की टीम ने जब रविंद्र जडेजा इंजोर हुए, तब नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा एक ऐसा बैलेंस टीम को प्रोवाइड करते हैं कि उनकी बैटिंग एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की तरह है, उनकी बॉलिंग एक स्पेशलिस्ट बॉलर की तरह है, और उनकी फील्डिंग तो दुनिया में नंबर 1 है। तो रविंद्र जडेजा का जो इम्पैक्ट रहता है फील्ड पे, बैटिंग पे, बॉलिंग पे, और वो ऐसे बल्लेबाज है जो कि बॉलिंग भी कहाँ पे भी कर सकते हैं और बल्लेबाजी भी कहाँ पे भी कर सकते हैं। नंबर 4 पे भी वो बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं, और वहां पे वो एज ए लो वैल्यू विकेट वो बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं, स्ट्राइक को रोटेट भी कर सकते हैं। सामने अगर लेग स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, तो उनको टैकल भी करते हैं। तो वो रविंद्र जडेजा एक कंप्लीट प्लेयर है, और टीम को जो है बहुत जबरदस्त बैलेंस वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो इंजर्ड हो गए, तो उनकी जगह पे अक्षर पटेल को सिलेक्ट किया। अब अक्षर पटेल का ऐसा है कि अक्षर पटेल कभी भी रविंद्र जडेजा की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते थे, क्योंकि अक्षर पटेल एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, रविंद्र जडेजा एक बैटिंग ऑलराउंडर है। तो रविंद्र जडेजा का रोल वो जो 5th और 6th बॉलर का जो रोल होता है वो रविंद्र जडेजा का है, और उसमें रविंद्र जडेजा की बैटिंग की ज्यादा अहमियत है टीम को। लेकिन अक्षर पटेल को सिलेक्ट करने में से अक्षर पटेल एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो वो बल्लेबाजी में ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा से बहुत बहुत पीछे है, और गेंदबाजी भी ऑलमोस्ट एक जैसी है। लेकिन इस 2020 वर्ल्ड कप में ये हुआ कि अक्षर पटेल को उनकी गेंदबाजी का जो है वो फायदा नहीं कर सके वो, क्योंकि अक्षर पटेल की गेंदबाजी की टेक्निक उनको तब सूट करती है जब उनका बॉल थोड़ा स्पीड करता है, उनका बॉल थोड़ा तेज आएगा बल्ले पे, उनका बॉल जो है वो विकेट स्टंप के लाइन और स्टंप के लेंथ में फिनिश करेगा, तो अक्षर पटेल को मदद मिलती है। लेकिन इस पिचेस पे गेंद ना तो स्पीड करता है, एक्स्ट्रा बाउंस करता है, और गेंद स्टंप्स के लाइन में स्टंप्स के लेंथ पे जो है वो फिनिश नहीं करता अक्षर पटेल का। तो वहां पे अक्षर पटेल को बहुत ज्यादा हिट लगी, क्योंकि ना तो वो एलबीडब्ल्यू ले सके, ना तो वो बोल्ड कर सके बल्लेबाजों को, ना तो वो एक्यूरेट विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर सके। तो उसमें अक्षर पटेल पूरे इनफेक्टिव थे इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में, और कुछ भी वो परफॉर्म नहीं कर सके, और बॉलिंग से भी परफॉर्म नहीं कर सके, बल्लेबाजी का तो उनको ज्यादा चांस नहीं मिला। लेकिन रविंद्र जडेजा की तरह उनको जो है वो टीम जो है प्रमोट भी नहीं कर सकती, क्योंकि उतनी एबिलिटी उनमें है नहीं बल्लेबाजी की। तो वहां पे भी टीम को जो है वो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ कि रविंद्र जडेजा की जगह अक्षर पटेल पूरी तरीके से जो है वो डिसअपॉइंटमेंट रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। रविचंद्रन अश्विन ने कुछ मैचेस में अच्छा किया, और उनका रोल यही था कि एक साइड से प्रेशर बनाए, एक साइड से जो है वो रन को कंटेन करे, इकोनॉमिकल बॉलिंग करे, और अक्षर पटेल का वो रोल था कि एग्रेसिव बॉलिंग करके विकेट्स ले। तो इसी तरीके से पार्टनरशिप में बॉलिंग होती है, और इसीलिए रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल दोनों को एक साथ खिला रहे थे। लेकिन जैसा कि आपको अभी कहा कि अक्षर पटेल की बॉलिंग की टेक्निक को इस कंडीशन सूट नहीं कर रही थी। उनकी टेक्निक यही है कि वो गेंद को जो है वो स्किड करते हैं, गेंद को वो ज्यादा टर्न नहीं करते, एक्यूरेसी के साथ जो है वो एंगल के साथ गेंद को अंदर लाते हैं राइट हैंडर्स को। तो जब भी गेंद डेटा भी यही कहता है कि जब भी गेंद जो है वो स्टंप के लाइन और लेंथ पे जब फिनिश करती है ना, तब अक्षर पटेल ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि तब उनको विकेट्स मिलती है, तब उनको जो है वो बहुत ज्यादा परफॉर्म अच्छा करते हैं वो। और वही देखने को मिला जब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे मैच था, तो वहां पे उनको फायदा मिला उनकी गेंदबाजी को, क्योंकि वहां पे गेंद जो है वो ज्यादा टर्न करती है। तो अक्षर पटेल ने वहां पे अच्छी बॉलिंग की,
जो कि नेदरलैंड की टीम के खिलाफ मैच हुआ था। तो ऐसी पिचेस पे अक्षर पटेल ने उस पिच पे अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बाकी जहां पे भी थोड़ा बहुत पेस और बाउंस था वहां पे अक्षर पटेल ने बॉलिंग अच्छी नहीं की। और ऑब्वियसली वो उनको टेक्निक सूट भी नहीं करती, तो वहां पे सिलेक्शन का बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन है कि फिर उनकी सिलेक्शन क्यों हुई है, उनकी स्क्वाड में सिलेक्शन कैसी हुई, जब पहले ही पता होना चाहिए था कि वो जब गेम पेस और बाउंस होता है पिच पे, जो कि उस कंडीशन में होता ही है, तो अक्षर पटेल वहां पे इफेक्टिव नहीं है, ये पहले ही टीम ने परखना चाहिए था। फिर तो वो पहले कैसे जो है वो टीम में उनको सिलेक्ट किया, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर उनके बाद देखोगे तो जो युजवेंद्र चहल टीम में सिलेक्ट हुए थे, लेकिन देखो युजवेंद्र चहल का टीम में सिलेक्शन नहीं कर सकते थे टीम मैनेजमेंट। उसका रीजन ये है कि टीम में जो बैटिंग ज्यादा डीप नहीं थी। 2020 क्रिकेट में आपको जिस फियरलेस कैरेक्टर के साथ खेलना है ना, तो उस फियरलेस अप्रोच के साथ खेलने के लिए आपको बैटिंग जो है वो डीप चाहिए, बैटिंग नीचे तक चाहिए, और वो होनी चाहिए, नीचे तक आपके पावर हिटर्स होने चाहिए। अगर युजवेंद्र चहल कुछ बॉलिंग नहीं करते, जो ऑलरेडी प्लेयर्स खेल रहे थे वो युजवेंद्र चहल कुछ बैटिंग नहीं करते, जो प्लेयर्स ऑलरेडी खेल रहे थे वो भी बल्लेबाजी नहीं करते, तो भारत की टीम को भी देखना है कि भारत की टीम ने फास्ट बॉलर्स को भी एक पावर हिटर के तौर पर जो है वो डेवलप करना है, क्योंकि फास्ट बॉलर में वो एबिलिटी होनी चाहिए पावर हिटिंग करने की नीचे से, उनमें वो स्लॉगिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, उनमें वो रन स्कोर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। भारत के बल्लेबाज जो है वो भी पार्ट टाइम बॉलिंग नहीं करते, बल्लेबाजों को पार्ट टाइम बॉलिंग करनी चाहिए। भारत ने जब भी बड़े टूर्नामेंट जीते हैं ना, तो वहां पे बल्लेबाजों ने पार्ट टाइम बॉलिंग के साथ बहुत ज्यादा रोल निभाया है, गेंदबाजों ने नीचे से आके जो बल्लेबाजी से कंट्रीब्यूट किया है। तो अभी भारत की जो 2020 टीम है उसमें बैटिंग ज्यादा नीचे तक नहीं है, और उसका रीजन ये है कि बॉलर जो है वो बल्लेबाजी नहीं कर सकते। अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी नहीं करते, भुवनेश्वर कुमार 2020 के लिहाज से उनकी बल्लेबाजी नहीं है, मोहम्मद शमी टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने इनिंग खेली है, लेकिन मोहम्मद शमी भी 2020 क्रिकेट के लिहाज से वो बल्लेबाजी जो बहुत बड़े बल्लेबाज नहीं है, बहुत बड़े स्लॉगर नहीं है 2020 के लिहाज से। तो इसीलिए फिर रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल को खेलना जो है वो लाजमी था, क्योंकि नंबर 7 नंबर 8 पे आपकी वो बैटिंग में थोड़ी सी नीचे नीचे तक बैटिंग चाहिए, वो डीपनेस होनी चाहिए बैटिंग में, तो वो होनी चाहिए थी, इसलिए वैसे दोनों को खिलाना जरूरी था। तो वहां पे वो रीजन नहीं दे सकते। और युजवेंद्र चहल के स्पिन बॉलिंग पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है ज्यादा मैनेजमेंट को, तो क्योंकि युजवेंद्र चहल एक लिमिटेड स्पिनर है। देखो उनको सक्सेस मिली है कुछ मैचेस में, इंडियन प्रीमियर लीग में उनको सक्सेस मिली है, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग और इंटरनेशनल 2020 फर्क है। देखो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको वेरिएशन बहुत चाहिए, आपके पेस में वेरिएशन होना चाहिए, लाइन एंड लेंथ का वेरिएशन होना चाहिए एज ए लेग स्पिनर। एज ए लेग स्पिनर आपके पास जो है वो बॉलिंग में वैरायटीज होनी चाहिए, लेग स्पिन, स्लीपर, स्लाइडर, गुगलीज, सारे बड़े बड़े लेग स्पिनर देखो दुनिया के, वो सारे वेरिएशन करते हैं। युजवेंद्र चहल वेरिएशन नहीं कर सकते, युजवेंद्र चहल का सिर्फ एक लेग स्पिन है, वो भी वो सिर्फ एक फ्लाइट देते हैं, धीरे से गेंद छोड़ते हैं, और वहां पे पिच पे उनको बहुत मदद चाहिए, उसके लिए पिच पे बॉल उनकी ग्रिप होनी चाहिए, वो रिवोल्यूशन ज्यादा देते हैं, तो वहां पे पिच का भी रोल बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे पिचेस पे युजवेंद्र चहल का परफॉर्म करना ज्यादा आसान नहीं था, हो सकता था कि उनको खिलाते और वो मैच भी जीता देते, लेकिन वो अप्रोच जो है वो सही नहीं थी उनको टीम में खिलाने की, क्योंकि बैटिंग में फिर टेल जो है वो बैटिंग की जो टेल है वो बहुत बड़ी लंबी होती थी। फिर युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन भी कोई मतलब बहुत बड़े 2020 के बल्लेबाज नहीं है। तो आपके नंबर 7 से नंबर 11 पे अगर बल्लेबाजी उतनी है नहीं, तो फिर वो टीम का बैलेंस जो है वो टीम को बैलेंस नहीं कह सकते, और टीम का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बड़े मैचेस में। तो वही सोच के अक्षर पटेल को सिलेक्ट किया कि अगर जरूरत हो तो अक्षर पटेल कम से कम युजवेंद्र चहल से बेहतर बैटिंग कर सकते हैं, और युजवेंद्र चहल एज अ फिफ्थ बॉलर खेलेंगे तो भी जरूरी नहीं कि उनको उनसे सारे ओवर्स करवाएंगे, क्योंकि स्पिनर्स का रोल इस कंडीशन में वैसे भी ज्यादा नहीं है। रविचंद्रन अश्विन भी एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है टीम में, तो युजवेंद्र चहल का रोल भी बहुत ज्यादा होने की संभावना नहीं थी उस मैच में, और अगर उनको बॉलिंग मिलती भी थी तो भी वो उतने बड़े लेग स्पिनर है नहीं कि हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हाँ युजवेंद्र चहल या राशिद जैसी बॉलिंग करते, तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है उतना, और ऐसी जो है वो इतनी एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि युजवेंद्र चहल बहुत ही लिमिटेड बॉलर है, वो रेयरली ही परफॉर्म करते हैं बहुत अच्छा। और ऐसी पिच, ऐसी बाउंड्रीज जहाँ पे जो है वो 270 डिग्रीज में बाउंड्रीज जो है वो छोटी है, तो वहां पे युजवेंद्र चहल को तो लंबी हिट करना बहुत आसान था। पिच में ज्यादा जो राशिद की जो वेरिएशंस की वजह से बल्लेबाजों को जो है वो बांध के रखा था, लेकिन युजवेंद्र चहल के पास वेरिएशन भी नहीं है। तो इंग्लैंड के स्लॉगर जो है वो उनको जब भी पिच से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी लेग स्पिनर को, तो इंग्लैंड के स्लॉगर जो है वो उनको इजीली जो है वो टैकल कर सकते थे। तो अभी ये जो है वो सारी इफ्स एंड वो वाली बात है कि अगर होता तो क्या होता, अगर वो होते तो क्या जीत सकते थे। तो ये सब टीम को सिलेक्ट करने के पहले तो अप्रोच तो सही थी कि यही टीम के साथ जो है वो खेलना है,
तो अब उन्होंने परफॉर्म नहीं कर सके। अभी अक्षर पटेल फिर से परफॉर्म नहीं किया। रविचंद्रन अश्विन दोनों राइट हैंडर्स थे, विकेट्स ही नहीं ले पाए भारत के जो है वो फास्ट बॉलर्स भी। नए बॉल के साथ भी विकेट्स नहीं ले पाए, नया बॉल स्विंग नहीं हुआ आज, तो सिर्फ दोनों फास्ट बॉलर जो है वो देखने को मिला कि दोनों फास्ट बॉलर स्ट्रगल किया। भुवनेश्वर कुमार आज लाइन एंड लेन वो पकड़ ही नहीं सके जिस तरीके से उन्होंने लाइन एंड लेन थ्रू आउट द जो टूर्नामेंट में पकड़ी थी। हरदीप सिंह को पहला एक ही ओवर कराया क्योंकि ज्यादा स्विंग नहीं थी, तो शुरू में विकेट ही नहीं मिली और उसके बाद राइट हैंडर्स को जो है वो आसान हुआ रविचंद्रन अश्विन को भी टैकल करना। कप्तानी के भी बहुत ज्यादा जो है वो ब्लंडर्स थे। मोहम्मद शमी को आपने एक ही ओवर उनसे करवाया और आखिरी जो है वो जब मैच हाथ से पूरी तरीके से निकल चुका था उसके बाद मोहम्मद शमी दूसरा ओवर करा रहे थे। मोहम्मद शमी एक विकेट टेकर थे, उनको पहले 10 ओवर में 2 ओवर तो कराने चाहिए थे क्योंकि वो विकेट टेकर है, पहले तो विकेट चाहिए। और मोहम्मद शमी ऐसे कि उनमें विकेट लेने की काबिलियत है। हार्दिक पांड्या भी ऑब्वियसली ऐसी अगर इंटेंट के साथ शुरुआत ही की है उनके बल्लेबाजों ने तो वही होता है। देखो ओपनर जो इस तरीके से इंटेंट के साथ बैटिंग करते हैं ना तो वो मोमेंटम बन जाता है। 2020 क्रिकेट इज ऑल अबाउट मोमेंटम। जिस टीम ने मोमेंटम पकड़ा ना फिर उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे पकड़ने के लिए उनको टाइम 2020 क्रिकेट में उतना नहीं है, सिर्फ 20-20 ओवर का गेम है। तो यही चीज है कि यही चीज जो है वो अभी देखनी होगी भारत की टीम को कि नए बॉल के साथ जो है वो ऐसे गेंदबाज चाहिए कि जो कि स्विंग अगर नहीं मिलती है तो फिर दूसरा उनमें प्लान भी होना चाहिए। वो पेस के साथ जो है वो रिसीव करने वाले गेंदबाज होने चाहिए। पेस को तो थ्रू आउट द ईयर जो मैनेजमेंट ने तवज्जो नहीं दी और पूरे साल जो है वो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं खिलाए, सिर्फ मिडिल पेसर पे रिलाई किया। तो आज देखो दोनों नए बॉल के जो मीडियम पेसर से भारत के, तो दोनों को जो है आज स्विंग नहीं मिली तो दोनों जो है वो बुरी तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। फिर देखोगे तो हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर बहुत उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में। फिर मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनको तो 2020 का बॉलर नहीं मान रहे थे सिलेक्टर, फिर भी उन्होंने जिस तरीके से कमबैक किया, जिस तरीके से उन्होंने जो वो 2020 क्रिकेट का उनको ज्यादा कंसिस्टेंटली वो खेल नहीं रहे थे, उसके बावजूद जो एक्यूरेसी के साथ उन्होंने बॉलिंग की इस 2020 वर्ल्ड कप में। मिडल ओवर जो कि उनका रोल नहीं है मिडल ओवर्स में, वहां पे उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की है ना तो सैल्यूट है उनको भी, उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन भारत की टीम का वही है कि 2020 क्रिकेट का जो फॉर्मूला है वो अब तक भारत की टीम को मिला नहीं है और उस तरीके से भारत की टीम परफॉर्म नहीं कर रही है। और उसका बहुत बड़ा रीजन जो है वो ओपनर्स का जो इनकॉम्पिटेंस है T20 में वो है। ओपनर जो है वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं 2020 क्रिकेट में। और अभी तो ओपनिंग में तो चेंजेस दोनों होने चाहिए, दोनों स्लॉट्स में चेंजेस होने चाहिए। और अभी 2 साल बाद है, 2 साल है अभी नेक्स्ट 2020 वर्ल्ड कप को, तो तब तक जो है वो एक सेटल ओपनिंग पेयर बनाना चाहिए जो कि यंगस्टर्स है, बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं ओपनिंग में और फियरलेसली खेलते हैं वो, उनको डर नहीं है, तो ऐसे ओपनर्स ही चाहिए टीम में। फिर देखोगे तो विराट कोहली बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने, सूर्य कुमार यादव ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, उस पर आने वाले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे उन पे भी। और फिर देखोगे तो गेंदबाजी में हरदीप सिंह ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आज उनको स्विंग नहीं मिला, फिर एक ही ओवर उनसे करवाया शुरू में, तो उनको भी ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते आज। कैप्टनसी के तो फिर से बहुत ब्लंडर्स थे। डेटा एनालिसिस किया था कि किया तो होगा ही, लेकिन उसके हिसाब से मैचअप्स गेंदबाजी में चेंजेस नहीं किए और विकेट ही नहीं मिली शुरू में, तो फिर उस हिसाब से जो है वो सारे जो भी गेंदबाज ऐसे थे जिनका रिकॉर्ड उनके अगेंस्ट अच्छा नहीं था, दोनों ओपनर्स के अगेंस्ट, तो फिर उनको भी बहुत ज्यादा जो है वो रन उन्होंने कंसीडर किए। तो परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं थी ऑब्वियसली, बहुत ही जो है वो खराब परफॉर्मेंस थी भारत की टीम से, बहुत इतनी खराब परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है भारत की टीम के जो सपोर्टर्स है वो। तो परफॉर्मेंस को अभी 2020 क्रिकेट को अभी एक अलग जो है वो तरीके से खेलना चाहिए, जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम खेलती है वो, और उनको वो जो है वो चांस भी मिलता है खेलने को क्योंकि उनकी बैटिंग नीचे तक है, वो बहुत बड़ा रोल है उनकी टीम में, उनकी बैटिंग नीचे तक है, तो 120 गेंदों में वो एग्रेसिव इंटेंट के साथ, एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेल सकते हैं। भारत की टीम ने अभी देखना है ऑलराउंडर जो है वो डेवलप करने हैं, फास्ट बॉलर्स को जो है वो बल्लेबाजी की प्रैक्टिस फास्ट बॉलर्स ने करनी चाहिए, फास्ट बॉलर्स जो है वो अच्छे स्लॉगर्स होने चाहिए, नीचे तक बैटिंग होनी चाहिए टीम की। फिर बल्लेबाजों ने भी जो है पार्ट टाइम बॉलिंग करनी चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा बॉलर्स और एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन होना बहुत जरूरी है, मैचअप्स के लिए बहुत जरूरी है, उस हिसाब से कप्तान चेंज कर सकते हैं। तो आज देखो जिस तरीके से लिविंगस्टोन ने बॉलिंग की है, तो इस तरीके से भारत की टीम में अभी 2020 क्रिकेट में बहुत जो है वो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ऑलराउंडर्स चाहिए, उस तरीके से क्वालिटी ऑलराउंडर्स चाहिए और बॉलर्स को बल्लेबाजी करनी चाहिए, बल्लेबाजों को जो है वो पार्ट टाइम बॉलिंग भी करनी चाहिए। तो इस तरीके से तो ही भारत की टीम जो है वो अच्छी 2020 टीम बनेगी। तो देखते हैं कि अभी क्या स्टेप्स लेते हैं, क्या डिसीजंस लेते हैं, उसके बाद बोर्ड भी, सिलेक्टर्स भी, टीम मैनेजमेंट भी। तो देखते हैं फिर आने वाले वक्त में उसमें जरूर डिटेल में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।